ओके सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। यस यस यस, तो स्वागत है आप सभी का फिजिक्स के एक और नए लेक्चर में। मैं एनएसबी निखिल सिंह बेस्ट आप सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स के एक और नए लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम अपनी एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं। मैं आपको भी बता दूं, आज के इस लेक्चर में हम अपनी एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं एंड द जर्नीज नेम इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, फिजिक्स की फ्लाइट शुरू होने वाली है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो बेसिकली वी हैव स्टडीड, हमने अभी तक ये सारी चीज़ें पढ़ ली है और ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है? हाँ, तो भाई जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को आज रिवाइज करेंगे। द मेन मोटो बिहाइंड डूइंग दीज क्वेश्चन इज टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर बोर्ड्स। ये पूरा पर्सपेक्टिव हमारे बोर्ड्स के मद्देनजर रखते हुए करा जा रहा है। हम बोर्ड में बहुत अच्छे से इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को टैकल आसानी से कर पाए, तो हम ये चीज को आज शुरू कर रहे हैं एंड विद इन अ वन शॉट हम सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझेंगे भी। क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी इस बार ज्यादा होने वाली है। पिछली बार बहुत शिकायतें थी कि स्लो भाग रहा था, इस बार नहीं भागूंगा। पिछली बार मैं बीमार था, इस बार नहीं हूँ। थोड़ी बहुत खांसी आते रहेगी बीच बीच में, लेकिन चलो भाई तो शुरू करें। अभी मजा आएगा ना वीडियो है? कोई देखिए हेरा फेरी सभी ने देखिए? तो कैसे बोलता है उसमें? कोई बोल सकता है, कोई मिमिक कर सकता है इस चीज को? बताओ है। सी वी फील ना कि यार क्या एक्टिंग कर रहा है बंदा, वो कर पाना कितना टफ है। दैट मेक्स व्हेन अगर आप में से किसी एक को यहाँ अगर वो चीज़ करनी पड़ जाए या मुझे ही करनी पड़ जाए तो वो तब फील होता है कि नहीं, हाउ हार्ड इज टू एक्ट लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। अभी जैसे हम कर रहे हैं, तो अभी जो भी कमेंट बाजी कर रहा है वो घर में बैठ के कर रहा है, यहाँ अगर देखिएगा वो समझेगा भाई कितना ज़्यादा शिवरिंग हो जाता है ये चीज़। चलो ठीक है, तो अब मज़ा शुरू करते हैं एंड वी हैव टू स्टार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यू कैरी करेगा हमारा क्वेश्चन पेपर। करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो उस बेसिस पे अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर तो किस तरीके के हो सकते हैं। तो नंबर वन क्वेश्चन इज हियर, क्या कह रहा है? व्हेन अ पर्सन एंटर्स इन अ डिम लाइट रूम द साइज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? साइज की बात कर रहा है। द साइज ऑफ कॉर्निया इंक्रीजेस, कॉर्निया डिक्रीजेस, प्यूपल इंक्रीजेस, प्यूपल डिक्रीजेस। यहाँ दो टर्म्स की बात हुई है, कॉर्निया और प्यूपल। किसकी बात हुई? कॉर्निया और प्यूपल। तो मुझे ये बताओ, कॉर्निया से हम क्या समझते हैं? कौन बता सकता है? वेरी गुड, सभी ने सही बोला, आउटर मोस्ट लेयर। प्यूपल से हम क्या समझते हैं? सेंटर ऑफ आई। प्यूपिल से हम क्या समझते हैं? प्लीज इट इज अ विंडो, अ स्मॉल विंडो, एक छोटा होल, ऐसा विंडो, और कुछ नहीं है। केवल ऐसे समझो जैसे हमारे पास क्या है, मान लो थ्रेड से मैंने क्या करा, थ्रेड को पूरा आपस में जोड़ दिया, ऐसे 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 थ्रेड बना दिया। अब वो नेट तो मैंने क्रिएट कर दी, लेकिन वहां पे हमारे पास एक छोटी सी क्या है, विंडो। अब इससे वो आर पार जाएगा, तो इट इज अ शॉर्ट विंडो, एक छोटी सी विंडो है। लेकिन ये विंडो जो मैं थ्रेड की बात कर रहा हूं वो एक्चुअली मसल्स है। कौन सी मसल है ये? आइरिस। आइरिस, ये अप्लॉज यार, ये अप्लॉज मांगता है। वेरी गुड। व्हाट इज योर विंडो? यस सही बोला इसने। सिलेरी मसल नहीं, आइरिस। कौन सी नेट होती है ये? आइरिस की। तो आइरिस क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, इलोंगेट भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, इलोंगेट भी हो सकती है। तो प्यूपल इज अ शॉर्ट विंडो कंट्रोल्ड बाय आइरिस। इतना हमें समझ में आ गया, इससे हमें ये समझ में आ गया, ठीक है? अब इससे बोला व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ डिम लाइट रूम, डिम लाइट रूम में जाएगा। अब मान लो बाहर से मैं डिम लाइट रूम में अंदर आया। डिम लाइट रूम से हमारा समझ में क्या आ रहा है कि लाइट जो होगी उस कमरे में वो कम होगी। अब मुझे देखना है तो मेरी आंखों में लाइट जानी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? या आइरिस क्या करेगी? वो जो विंडो है उसको इलोंगेट करेगी कि शॉर्ट करेगी? इलोंगेट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि मेरा मेन मोटिव यहाँ ये है कि लाइट ज्यादा से ज्यादा आंख में जाए, क्योंकि कम जा रही है। यही अगर मैं बोलूं फ्रॉम अ डिम लाइट रूम आई एंटर अ वेरी शाइनी डे, एंटर आउट है ना, शाइनी डे, मैं बाहर निकल रहा हूँ, धूप, बहुत बड़ी धूप खिली हुई, मैं बाहर निकला,
तो क्या होता है, आंखें छोटी हो जाती है, प्यूपिल शॉर्ट हो जाएगा। क्या करेगा, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, विंडो छोटी हो जाएगी। इसलिए क्योंकि मेरी अंदर जो आई है वो डैमेज ना हो, जो पूरे पार्ट्स हैं वो डैमेज ना हो। क्यों, बहुत सारी लाइट आंखों में जा रही होगी, बहुत सारी लाइट अगर आंखों में जाएगी मुझे दिक्कत होगी, मेरी आंख क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो फिर आइरिस क्या करती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो अभी हम डिम लाइट रूम में एंटर कर रहे हैं तो बड़ा हो जाएगा, ले वहीं अगर हम बहुत शाइनी वाले में जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। आंसर क्या होगा इसका, एक्सक्यूज मी प्लीज, आगे बढ़े। नेक्स्ट, which part of the human eye contracts and relax in order to adjust the focal length of the lens? आइरिस कंट्रोल करती है प्यूपिल को, सेलेरी मसल कंट्रोल करती है आई लेंस को। तो व्हाट इज द आंसर, सेलेरी मसल्स। आसान है कि नहीं? हमें अगर ह्यूमन आई का पूरा स्ट्रक्चर पता है, हमें हर एक का फंक्शन पता है, तो एमसीक्यूज तो आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a beam of white light is allowed to pass through a glass that contains a mixture of milk and water. The color of light as seen by the observers first and second will be. Acha, this one is the first observer, this one is the second observer. The white light enters from here, it strikes at that point. This solution contains water and milk. What happens? Observer 1 को क्या दिखेगा और observer 2 को क्या दिखेगा? Let's go for the options. White, yellow, red and blue, blue and red. स्कैटरिंग की बात हो रही कहीं ना कहीं, डिस्पर्स करेगी लाइट, करेगी नहीं करेगी, लाइट स्कैटर होगी, ऐसे गिर रही है, गिरने के बाद क्या होगी, फैलेगी। रेयर टू किस में जा रही है, डेंसर। अगर मान लो नॉर्मली भी गिराता हूँ, नॉर्मली गिरा रहा हूँ ना मैं, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इससे नॉर्मली गिरा है, आगे को बढ़ा देते हैं, रास्ता तो ये होना चाहिए था, क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है, डेंसर। कैसे पता चला डेंसर मीडियम है, एयर से वाटर और मिल्क के सोल्यूशन में जा रही है, जा रही नहीं जा रही है, ठीक है, रेयर टू डेंसर। इसका मतलब कि ये अब क्या कर जाएगी, टूटेगी सबसे पहले, अलग अलग रंगों में टूटेगी। कौन बता रहा है, ऑप्शन ऐसा बता रहा है। टूटने के बाद क्या हुआ, एक इधर जाएगी और एक ऊपर। रेडी क्यों बनाया मैंने, ब्लू क्यों नहीं बनाया, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है? यस बताओ सर, क्योंकि जो रेड कलर होगा वो सबसे लेस डेविएट होगा, रेड कलर सबसे कम डेविएट होगा। इसका कोई रीजन दे सकता है क्यों ऐसा होगा? भैया इनको तो आता है, इनको तो पता है, तुम्हें पता है? अगर पता है तो सही है, जिसका आता पता लापता है वो सीख ले। क्या बोला, रेड लाइट कम डेविएट करेगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। अगर यही बात मैं बोलूं स्काई ब्लू क्यों दिखता है, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि वो डेविएट ज्यादा करता है, तो वो रास्ते में ही फैल जाता है। दिन में जब व्हाइट लाइट नीचे आ रही होती है तो आधा व्हाइट लाइट जो डिस्पर्स हो रहा है, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स ऊपर जो एटमॉस्फेयर में है उनके कारण, तो वो रास्ते में ही डेविएट हो जाता है। इसीलिए हमें कैसा आसमान दिखता है, नीला। पहाड़ों में चले जाओ, अभी होके आया मैं 31st में घर गया था, मजे करे बहुत। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। हाँ ए भाई भाई, तो आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। नैनीताल तो सुना ही होगा, सुना है? कौन कौन गया है, कोई है भी वहां से उत्तराखंड से? कौन कौन है बोला? अच्छा, तुम और तुम भी हो। कहाँ से उत्तराखंड से? पौड़ी गढ़वाल। ए सेम सेम। हाँ, तो मैं कुमाऊं से, गढ़वाल से, मैं कुमाऊं से हूँ। अभी नैनीताल गया था, बहुत मजा आया भाई। मैं सुबह सुबह जब वहाँ पहुँचा और पहुँचते पहुँचते ही सनराइज देखा, सनराइज भी बिल्कुल रेड रेड। कोई मुझे बता सकता है कि जो हम सनराइज देखते हैं वो एक्चुअल सनराइज है कि नहीं है? नो सर। हाँ, वो एडवांस सनराइज है। कैसा सनराइज है? एडवांस सनराइज है। कितना मिनट एडवांस होता है वो? कितने मिनट? 2 मिनट्स। वेरी गुड। तो मुझे भी पता था, मुझे लगा, मैं तो समझता ही, मैंने कहा बेवकूफ़ बना रहा है क्या सूरज सुबह सुबह उठी, मुझे पता है 2 मिनट पहले आ गया। तो पूरा रेड रेड स्काई। देन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया पूरा नीला आसमां,
एंड बहुत मज़ा आया। तो वो नीले आसमान, तो वो मतलब व्हाट वी डू, फिजिक्स इज एवरीवेयर। अभी जैसे हम यहाँ की बात करें, बाहर फॉग है तो उतनी ब्राइट नहीं दिखती हमें सनलाइट, फॉगी फॉगी सा दिखता है। क्यों ऐसा? कौन सा इफेक्ट दिख रहा है हमें? कौन सा इफेक्ट दिख रहा है? टिंडल इफेक्ट। कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या है? बड़े हैं। क्या है? बड़े हैं, वो स्कैटर कर रहे हैं उसको। तो मेरा यही कहना है कि फिजिक्स तो भैया हमारे इर्द गिर्द है नहीं है? जिसने फील कर ली, जिसने उसको समझना शुरू कर दिया। सी, मैं बार बार कहता हूं, मैं दोबारा आप लोगों को भी कह रहा हूं, क्या कि जो बोर्ड का पेपर होता है दैट इज वेरी मॉडरेट पेपर, टफ नहीं होता। दिक्कत कहां आ जाती है? दिक्कत आ जाती है इफ अ पर्सन इज फेसिंग लैंग्वेज बैरियर। पर्सन को अगर थोड़ा लैंग्वेज में बैरियर है ना, वो थोड़ा फंस जाता है, या कहीं शब्दों के साथ अगर आगे पीछे खेल गया वो, वहां फंस जाता है। इसके लिए क्या करना है? जैसे मैं यहाँ क्वेश्चंस लाया, ऐसे तो कितने क्वेश्चंस है, तो ये ज्यादातर बोर्ड्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। तो इनमें आप लैंग्वेज को देखिएगा, लैंग्वेज देखिएगा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कह रहा है। लैंग्वेज जिसने पकड़ ली, समझ लो उसका क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गया। ठीक है, चल ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन वापस आते हैं। तो अब क्या, रेड कम डेविएट करेगा, ब्लू ज्यादा डेविएट करेगा ड्यू टू वेवलेंथ फैक्टर। ड्यू टू वेवलेंथ फैक्टर। कोई मुझे बता सकता है कि ये जो 7 रंगों में टूट रहा है, क्यों टूटता है? ये वेलोसिटी के कारण टूटता है। हर एक रंग की अलग वेलोसिटी होती है, मीडियम में हर एक रंग की अलग वेलोसिटी होती है। अब वेलोसिटी वेरी कर रही है क्योंकि उसकी वेवलेंथ वेरी कर रही है। वेलोसिटी वेरी कर रही है क्योंकि उसकी वेवलेंथ वेरी कर रही है। फ्रीक्वेंसी तो ये v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी हियर। इसको हम ये भी कहते हैं, ऐसे भी बनाते हैं इसे, फ्रीक्वेंसी पूरा f बना देते हैं। फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ अ वेव के लिए फॉर्मूला ये होता है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑफ सोर्स। सोर्स ने जितनी फ्रीक्वेंसी छोड़ दी उतनी पहुंचेगी। इट इज द कांस्टेंट, देन वेलोसिटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट टू वेवलेंथ। मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बताया था, जब हम लाइट की बात कर रहे थे, जब हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो वहां हमने बोला था म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो इसीलिए यहाँ से ये रिलेशनशिप भी हमें मिल जाती है। तो बार बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ चीजों को, इसलिए क्योंकि वो हमारे माइंड में रहनी चाहिए। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट आई गेस। ऑब्जर्वर 1 क्या देखेगा? रेड कलर। और ऑब्जर्वर 2 कौन सा कलर देखेगा? ब्लू कलर। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये देख क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़ो जरा इसे, पढ़ो प्लीज। Two statements are given, one labeled assertion, another labeled reason. अब reason what? A normal human eye can clearly see all objects beyond a certain minimum distance. ठीक है? The human eye has the capacity of adjusting the focal length of the eye lens. क्या सही कह रहा है, गलत कह रहा है? क्या कहना चाहोगे? A and R true, R is correct explanation. R is not. A true, R is not. A is false, R is true. क्या बोलना चाहोगे इनमें से? कोई कह रहा B, कोई कह रहा A, कोई कह रहा C, कोई कह रहा D। अच्छा, may I know कि ऐसा क्यों? कोई बता सकता आप पे से? कोई बता सकता? ठीक है, बताओ कौन सा कहोगे? सर मेरी तरफ से ऑप्शन ए है। ऑप्शन नहीं है क्यों? असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ये कहना चाहते हैं। ऐसा क्यों? A normal human eye can clearly see all the objects beyond a certain minimum distance. हाँ, ये ट्रू है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन आई के पास कैपेसिटी है एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आईलेंस। अगर बाहर से ऑब्जेक्ट का रे आ रहा है तो उसको देख सकने के लिए भी एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो उसके लिए मुझे लगता है ऑप्शन ए होना चाहिए। और कौन बोल रहा था ऑप्शन बी? बताओ, अपना रीजन दो, अपना रीजन दो, अपना रीजन दो। सर मेरे को ये लगता है कि इसका मतलब रीज़न ये होना चाहिए क्योंकि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है आई का, वो मतलब कि जैसे 25 सेंटीमीटर होता है। वेरी गुड। तो मतलब कि उसमें तो मतलब ऑलरेडी हमको ये मतलब कि 25 सेंटीमीटर होता है, तो उसमें ऑलरेडी बता रखा हमको कि मतलब आई लेंस कैसा है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो इसका मतलब मेरे को ये लगता है कि उसके बियॉन्ड हम इसलिए नहीं देख पा रहे होंगे, मतलब उसके पहले,
क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं होगी, इसलिए ठीक है। मतलब और कोई बोलना चाहेगा व्यूज अपने प्लीज? हाँ भाई, माय डियर पांडे जी, कुछ कहना नहीं चाहेंगे? ए हाँ, ए के अलावा किसी का कोई ऑप्शन है तो प्लीज बताओ, कोई प्लीज बताए। नहीं है, चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, यू ट्राइड वेल। आपने ये बात भी बहुत सही बोली बेटा कि जो मिनिमम डिस्टेंस है आई का वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस, नियरेस्ट पॉइंट जहां हम देख सकते हैं अच्छे से 25 सेंटीमीटर है। अब इसने यहां ये नहीं बोला कि मिनिमम डिस्टेंस के बाद और देख सकता है या नहीं देख सकता है, क्यों नहीं दे सकता। अगर हम रीजन की बात करें, एक चीज सोचो, अगर हम थोड़ा आई को देखें, आई का लेंस यहां पे है, ये स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है, आई से स्क्रीन तक की लेंस से स्क्रीन तक की डिस्टेंस तो सेम रहेगी। जो बाहर ऑब्जेक्ट है ये कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट इधर उधर मूव कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा, स्क्रीन को हम मूव कर नहीं सकते, तो हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम उसकी इमेज को अपने स्क्रीन में बनाएंगे? तो हमें लेंस को कम ज्यादा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेंस को कम ज्यादा करना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं फोकल लेंथ एडजस्ट करना। क्या एडजस्ट करना? फोकल लेंथ एडजस्ट करने से क्या होगा? जो इमेज बन रही है वो डायरेक्ट स्क्रीन में बनेगी, क्योंकि हम लेंस और स्क्रीन को मूव नहीं करा सकते। हम लेंस को पतला मोटा कर सकते हैं, लेंस को पतला या फिर मोटा कर सकते हैं। किसकी मदद से? नेचर ने हमें दिया है ये, सिलेरी मसल्स की मदद से। इसकी मदद से तो एग्जैक्टली वही बात वो बोल रहा है कि हम 25 सेंटीमीटर के पहले छोड़ दें अगर, बाकी उसके बाद कितना भी दूर तक देख सकते हैं, क्योंकि हमारा फार पॉइंट कहां होता है? इन्फिनिटी होता है। तो मैं 25 सेंटीमीटर के बाद से कहीं तक भी देख सकता हूं बाय एडजस्टिंग माय फोकल लेंथ। तो क्या रीजन सही है? रीजन सही है। द ह्यूमन आई हैज द कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस है। तो हम इसके लिए, अरे भैया वापस आ जा, ये लो। तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एडजस्टिंग द फोकल लेंथ कहने पर वो हमें हिंट दे रहा है कि वो किसकी बात कर रहा है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ। बोर्ड में 22 में पूछा गया था पावर ऑफ अकोमोडेशन से तुम क्या मीन करते हो? पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई से आप क्या मीन करते हो, क्या कहना चाहते हो, क्या समझते हो पावर ऑफ अकोमोडेशन से? क्या समझते हैं? हम यही समझते हैं कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करके हम इमेज बना पा रहे हैं, एक शार्प इमेज बना रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की। वही तो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, टू अकोमोडेट, एंड इट इज अ नेचुरल पावर इन अस। जरूरी नहीं है कि रेंगते हुए चढ़ जाए स्पाइडरमैन या वैसी पावर हो सकती, ये भी तो पावर है एक तरीके की, नहीं है क्या? है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, ये भी असर्शन रीजन है। स्टार ट्विंकल्स इन द नाइट, इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट। यार सी कैसे कह रहे हैं यार? मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए। ए वाले कौन कौन है? रेज योर हैंड। अबे डर क्यों रहे हो? अरे सीधे करो ना ऐसे एकदम। फर्स्ट टाइम ही तुम अपना फुल नहीं देते हो, तुम कैसे कह दोगे फिर कि हम सक्सेसफुल नहीं हुए? अपना फर्स्ट टाइम ही दिया करो ना 100%। अरे ए वाले कौन कौन है? अच्छे से बिल्कुल ढंग से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17। और ये सी कौन कह रहा था भाई? अच्छे से करो फिर। या 5 6। अच्छा ठीक है, मुझे बेटा तुम बताओ, तुम सी क्यों कह रहे हो? वहां देखो, वहां देखो, उसमें बोलो थोड़ा इन तक भी तो आवाज जानी चाहिए, है सर ना? उसमें तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है। रुको एक मिनट, 1 2 3 माइक टेस्टिंग बोलो। 1 2 3 माइक टेस्टिंग। आवाज आ रही है? चलो बोलो। सर क्योंकि उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होते हैं ना, वो तो ऐसा जब वो अपनी अपेरेंट पोजीशन से। ये देख बदल गए भाई, देख ये बदल गए, ये बदल गए है। तो हमेशा याद रखें, मेजॉरिटी जहां जा रही है जरूरी नहीं कि वही सही होगा, समझे?
ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? है तो जो जो मेजॉरिटी में पीछे पीछे भागे ना कि नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो होशियार है पढ़ाई में, ये तो सही कह रहा होगा। नहीं है जरूरी, थोड़ा ध्यान दें, पढ़ना है जरूरी। इट इज रिफ्लेक्शन। ये क्या कह रहा है? और एटमॉस्फेयर में क्या होता है? तो एक शब्द ने भावनाओं को बदल दिया, जज्बातों को खत्म कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ऐसे ही धोखा हो जाता है कितनी बार। तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन की बात है। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, रीजन क्या है? हाँ, बट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती है, तो असर्शन इज करेक्ट। और अगर हम बोले कि क्यों होती है, तो रीजन सही होने के लिए रिफ्लेक्शन की जगह क्या होना मांगता है? रिफ्लेक्शन होना मांगता। समझ में आए? आगे बढ़े? बढ़े आगे, चलो वेरी गुड। मजा आया अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस करे? नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये क्या आ गया भैया? अब भाई पढ़ो इसको। अरुण, अरुण कोई है? अरुण हमारे पास है यार? ये अरुण नाम के लड़के ना बड़े वो होते हैं, क्या होते हैं? वो होते हैं। fill in the blanks. I want my dear friend to know तू वो है। क्यों? जो मेरा दोस्त एक अरुण है, मेरा एक दोस्त अरुण है। ये क्या है? ये वो है। अब वो जिसकी जैसी सोच है, जिसकी जैसी सोच, लेकिन ये वो है। मैं इतना जानता हूं, मेरी सोच सही कहती है। ये क्या है? ये वो है। अब यहां भी काश कोई अरुण होता तो हम भी कहते तू वो है। चलो जो भी है, ठीक है अरुण। ओके, मैं एक किस्सा बताता हूं भाई। क्या होता था स्कूल में, इसकी इतनी तगड़ी राइटिंग, बहुत ही भयंकर, बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, टीचर का फेवरेट। क्यों? अरे मार्क्स थोड़ी राइटिंग में, तो ये रजिस्टर मेंटेन करे। क्या करे? रजिस्टर मेंटेन करे। इसको सबके मार्क्स पता होते थे, तेरे इतने हैं, तेरे इतने हैं, तेरे इतने आए। और ड्राइंग बनाने में एकदम माहिर। इवन ही ड्रॉज वेरी वेल। ये अभी भी, इसने मेरा भी पोर्ट्रेट बनाया है खुद से अपने हाथों से, तो बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। मेरे को तो अच्छा ही बनाया है, तो वरना मैं करता नहीं। तो तभी मैं कह रहा हूँ, ये अरुण नाम के लड़के क्या होते हैं? बड़े ओ, राइटिंग बहुत अच्छी। तो इसको देख देख के मैंने भी सीखा। आज देखो मैं कितना अच्छा लिख लेता हूँ। दिखाऊं? लिख कर दिखाऊं? हाय, माय नेम इज निखिल। सही नहीं लिखा है क्या? बताओ यार। मैंने उससे देख के सीखा, मैंने तो उससे लिखना सीखा। तो मैंने क्या, यहां मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। बोर्ड्स में नहीं था पढ़ाई में, मेरे से ज्यादा होशियार तो नहीं था। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, देख लो, वो थोड़ी पढ़ा रहा है। क्या है यार, पढ़ाई में मैं ज्यादा होशियार था, लेकिन उसकी परसेंटेज मेरे से ज्यादा आई। क्यों आई? राइटिंग का बहुत बड़ा खेल है भैया, स्पेशली इन बोर्ड्स। तो तुम्हें मैं अभी बता दूं कि अपनी राइटिंग अच्छी बनाए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसे फेयर रखें, बहुत सुंदर लिखें, अच्छा लिखें, तभी इंटरेस्ट भी बनता है टीचर का। वरना वो घर से करके आया होता है लड़ाई, पसंद की सब्जी बनी नहीं होती है मिसेज ने वही खिलाया जो रात में था, चलो जाओ। वो तो भगा करके आया भैया, तो उसे तो मौका चाहिए। तो मौका कहाँ निकल जाता है? तुम प्यारे बच्चों में। अब मौका ऐसा थोड़ी यार, आप पर्सन इज ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड एंड योर राइटिंग इज फ्रस्ट्रेटिंग मोर। करेगी नहीं करेगी? हाँ यार भाई, तो अपना काम सुंदर करो ताकि उस तुम्हारी राइटिंग देखते उसका मन पिघल जाए। अरे खाली लड़ाई उनसे, आज जाके मनाएंगे, आज फूल ले जाएंगे है। तो मेरी बात समझ रहे हो? राइटिंग अच्छी बनानी है। जितना साफ सुथरा लिख कर आओगे, जितना अच्छा लिख के आओगे, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। वन मोर थिंग, whenever you represent your answer, draw a figure. ड्रॉ अ फिगर। फिगर जरूर ड्रॉ करो। आपके फिगर से आपकी इमेजिनेशन के बारे में पता चलता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चलता है। तो बहुत सुंदर सुंदर काम करना है। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर यू राइट, आपका मान लो ये नोटबुक है, तो उसकी दो साइड होती है, एक राइट है, लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड। तो राइट हैंड, ये कौन सी साइड होती है? लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा लिखे, राइट हैंड साइड में हमेशा ड्रॉ करें। इफ यू वांट टू ड्रॉ समथिंग, ऐसा नहीं कि तुमने यहां पूरा लिख दिया और बीच में ड्रॉ कराए, तो वो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक कौन सा लगता है? वाला लगता है। व्हेन यू राइट ऑन लेफ्ट साइड एंड ड्रॉ एट राइट साइड, ठीक है?
चलो आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं। ये तो वो है, क्या है? अरुण, a student of class 10th, consider a thick sheet of cardboard and make a small hole or narrow slit in its middle and allowed sunlight to fall on the narrow slit. It gives a narrow beam of white light. Okay, तो अभी तक हम इमेजिन कर पाए क्या? इमेजिन करने जैसा कुछ नहीं ज्यादा। दिस इज द नोटबुक है, दिख रहा है ना, ये नोटबुक है। उसने क्या करा, यहाँ पे बीच में से होल कर दिया, ठीक है। अब मान लो ऊपर सूरज है, मैंने सूरज के सामने इसको ऐसे रख दिया, तो अब बाकी सब तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट क्या कर लेगा, अपने आप में रोक लेगा। लेकिन जहां पे होल करा है वहां से एक व्हाइट बीम हमें आती हुई दिखेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी? अब रास्ते में अगर मैं प्रिज्म रख दूं तो ऐसा कुछ होगा, एक व्हाइट बीम प्रिज्म में टकराई नहीं टकराई? और उस व्हाइट बीम और प्रिज्म के पीछे मैं एक स्क्रीन रख दूं। स्क्रीन क्यों जरूरी है? आपने कभी सोचा स्क्रीन क्यों जरूरी है? अब आप कुछ सोचो, अगर स्क्रीन ही नहीं होती तो क्या होता? प्रिज्म रखा है, प्रिज्म से व्हाइट लाइट आ गई, आने के बाद अब मुझे हवा में थोड़ी दिखेंगे और रंग, मुझे हवा में रंग दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। जब तक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो जिसपे वो टकराने के बाद तभी तो मुझे दिखेंगे। जब तक लाइट स्कैटर होके नहीं आती तब तक, जब तक आंखों में नहीं जाते तब तक नहीं दिखता। अब आपने सोचा डायरेक्टली आंखों में सारे सातों रंगों को गिरा देता हूं, दिख जाएगा? वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी पॉसिबल नहीं। डायरेक्ट सोर्स को हम नहीं बना सकते। जैसे लाइट आई, यहां भी व्हाइट लाइट, हमने आर्टिफिशियल लाइट ग्लो कर रखी है, क्यों कर रखी है? आप पे टकराई, टकराने के बाद मेरी आंखों में गई तब मुझे दिखा। आई में कुछ ऐसा थोड़ी होता कि ये आंख है तो इससे रोशनी गिर रही है, इससे गिर थोड़ी रही होती है। वरना तो हमारी आंखें टॉर्च जैसी लगती, कोई दूसरा देखता है ऐसा लगता है अरे उससे तो आंखों की रे गिर रही है। हमारी आंखों में रेस जाती हैं, हमारी आंखों में रेस जाती हैं। तो अब जो भी ये हुआ, हम इतना समझे कि इस तभी व्हाइट लाइट क्या करी, नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर ली। रास्ते में प्रिज्म रखा, प्रिज्म के पीछे स्क्रीन रखी, और हमें क्या दिखा? ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिखा। यही कहा ना इसने, देन आफ्टर ही टुक अ ग्लास प्रिज्म एंड अलाउड द लाइट फ्रॉम द स्लिट टू फॉल ऑन वन ऑफ इट्स फेस एज शोन इन द फिगर। He slowly turned the prism until the light that comes out of it appears on a nearby screen. Thus, he observed a beautiful band of colors. Okay, done. बात करें इस क्वेश्चन की, what is the sequence of colors that Arun observed on the screen? सीक्वेंस क्या होगा? क्या होगा सीक्वेंस? बी कह रहे हैं, वी बी आई, क्या? VIBGYOR, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर। हमें विबग्योर याद रखना है। एंड प्लीज वहां जाके गलती मत करना वी और आर ऐसे लिखने की, हम उल्टा पढ़ते हैं, हम नीचे से वी और ऊपर आर ले जाते हैं। विबग्योर, विबग्योर, पता चला वह सब कराया। तेरा भाई तो आज पेपर में फोड़ के आया है, सब करके आया है, देख तू टॉप करूंगा। तुमने प्रिज्म बनाया, व्हाइट लाइट गिराई, और तुमने यहां क्या करा? अब ऑब्वियसली बात है, वहां तुम्हारे पास कलर थोड़ी, यहां तो मेरे पास कलर है, तो मैं तो ऐसे कर ले रहा हूं, बहुत ज्यादा रंग बिरंगा सा सुंदर सुंदर सा बना दे रहा हूं। लेकिन बोर्ड में तुम्हारे पास तो पेन ही होगी, तुमने स्क्रीन भी बना दी, सब कुछ कर दिया, ऐसे कर दिया, और लिख कर क्या आ गए? वहां लिख कर आ गए विबग्योर, तो गलत कर दोगे। हमेशा याद रखना है, रेड कहाँ होता है? ऊपर। विबग्योर उल्टा मत लिखाना, ऊपर से मत शुरू कर देना, नीचे से शुरू करना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो हमें बाहर आके पता चलती हैं, और ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, ये बहुत ही ज्यादा ब्लंडर है। आपने तो खिलवाड़ कर दिया जज्बातों से, वो भी फिजिक्स की टीचर के। हो, फिजिक्स की टीचर बहुत सीरियसली लेते हैं फिजिक्स को, ऐसे नहीं हो पाएगा, ब्लंडर है बहुत बड़ा। तो ये बेसिक मिस्टेक्स नहीं करनी है। हाँ, क्या क्या झूठ बोल रही हो? अभी क्या कर रही हो? बोला ही नहीं और बोले जा रही है, इधर ध्यान देना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? द D1 इज द करेक्ट सीक्वेंस। VIBGYOR, विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, बोलते रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं, ये क्या हो गया? इसे हटा देना पहले।
अरे रे रे चलो। अरे रे मैं तो फिर से थक गई। खिचड़ी देखी किसी ने? खिचड़ी कोई खिचड़ी के मीम नहीं देखा क्या? प्रफुल नहीं देखा? अरे बोलता नहीं पर बापूजी नहीं देखा? अरे मैं तो फिर से थक गई है। नहीं देखा? अरे यार तूने क्या देखा रे? हद हो गई, हद हो गई है। घर जाके आज से तुम सर्च करना खिचड़ी, तब तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा। तुम वाही भी नहीं कर पा रहे हो मेरी बात से। चलो ठीक है, ये भाई वही है, ये वही है। तो हम इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं, हमें इंटरेस्ट इसकी स्टोरी में, हमें पता चल गया इसने क्या करा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएंगे। द बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन इज नोन एज डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, स्पेक्ट्रम। यहाँ तो बवाल हो गया, बवाल है। ओहो ये बवाल कैसे संभाला जाए? चलो ठीक है, ओके लेट अस वोट। कौन कौन ए बोलता है? अब क्यों शांत हो गए? हाथ खड़े करो। अरे रेज योर हैंड, हु इज सेइंग ए वाले बोलो। तो भाई लड़ क्यों रहे थे यार? यही होता है, आसान यही होता है, भीड़ में चिल्ला लेना। शेर अकेला ही आता है, साउथ की मूवी याद आ गई। अरे ए नहीं बोल रहा कोई? चलो बी कौन कौन कह रहा है? अबे तो हल्ला क्यों कर रहे थे? सी डी। अच्छा जो डी नहीं बोल रहे बाकी क्या कह रहे हैं फिर? आई बैगन। जो डी नहीं बोल रहे वो क्या कह रहे हैं? बैगन। बैगन वाला मीम तो देखा होगा? नहीं देखा क्या? अरे यार पक्का डी के अलावा कोई और कुछ नहीं कहना चाह रहा है? चलो ठीक है, चुपचाप बता दो कान में, मैं नहीं बताऊंगा इसको। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे बताओ तुम कौन सा कहना चाह रहे हो? बताओ। ए वाला कह रहे हो? ए वाला और कोई कहना चाह रहा है? बताओ। ए चलो एक और कहना। हाँ वही तो, ये टॉप सीक्रेट है, किसी को पता नहीं होगा भाई। मैं तो ए बोलूंगा, मैं बोलूंगा ए, ठीक है? मैं तो ए बोलूंगा, लेकिन ए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे अभी नॉलेज नहीं है। चलो थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं कि डिस्पर्जन का मतलब क्या है। थोड़ा जान लेते हैं डिस्पर्जन का मतलब क्या है। डिस्पर्जन इज splitting of a white light into 7 different constituent colors when a prism is introduced on the way of a white light. जो मैंने बोला it is not a poem, it is a statement, जिसका मतलब क्या है? अगर एक सफेद व्हाइट लाइट के रास्ते में मैं एक प्रिज्म को रख दूं, एक प्रिज्म को व्हाइट लाइट के रास्ते में रखा, तो ये व्हाइट लाइट कितने रंगों में बट गई? ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाया? ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। यहां पे मैंने स्क्रीन रख दी, इस स्क्रीन में मुझे ये जो 7 रंगों की बैंड दिखी, इस बैंड को एक्चुअली हम कहते हैं ये कहलाते हैं स्पेक्ट्रम। दिस होल प्रोसेस इज डिस्पर्जन वेयर अ व्हाइट लाइट इज scattered into या स्प्लिटेड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। ये क्या कहलाती है? डिस्पर्जन। और स्पेक्ट्रम क्या है? वो 7 बैंड्स का मिलना, वो 7 स्ट्रिप बैंड्स का मिलना, वो क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम क्या है? समझ में आई मेरी बात? समझ में आ गई ना बेटा? आ गई ना? तो ए नहीं है, क्या है आंसर? डी। लेकिन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंफ्यूजन मेन एग्जाम में ना हो। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू बिल्कुल कंटिन्यूअसली। अपने अंदर मत दबाओ आंसर को। क्या सामाजिक तौर पे बेइज्जती थोड़ी कर रहे हैं यार? तो तुम तो क्या हो? तुम तो प्यारे प्यारे यार लड्डू लड्डू रसगुल्ला रसमलाई है। दीप सर से पूछो रसगुल्ला हो रे। तुम तो सोचो क्या कोई तुम्हें मोंचली का थोड़ी बना रहा है। अभी मैंने तो जो तीसरा पार्ट भी आ गया उसका। तीसरा है दूसरा है? मैंने अभी तक वो दूसरा भी नहीं देखा। पहला वाला देखा होगा यार? पहला वाला तो क्या भाई, क्या तगड़ी एक्टिंग हो रही थी उसमें।
मैंने भी पूरी ऐसे नहीं देखी हो, बीच बीच में जैसे होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐसे देख लिया। कभी किसी के घर गए, बैठे बैठे बिस्किट खाते खाते देख ली। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो वही है, इसको नहीं देखेंगे, ये वही है। हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे। Which of the following colors of light bands the least with respect to incident ray as it passes through? ये देखो, इंसिडेंट रे का रास्ता तो ये था नहीं था? इंसिडेंट रे का रास्ता ये था, लेकिन ये अपने रास्तों से भटक गए। ये सबके सब अपने रास्तों से भटक गए। तो इसका ये एंगल, इस पूरे का ये एंगल, कौन सा एंगल सबसे कम है? रेड वाला। रेड का किसका? रेड। ओके, नाउ आई विल स्पीक लाइक दैट इन रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस। अब हम वैसे ही बात करेंगे, ठीक है? बट तुम्हारा व्हाट इज योर गुड नेम? भव्या। हम ऐसे ही बात करेंगे पूरे लेक्चर में। ओके भव्या, ये तो वो है। हाँ भव्या, ये तो वो है। लेट अस सी द क्वेश्चन। Which of the following statement is correct about a triangular prism? हाँ बेटा बताओ भव्या, which of the following statement is correct about a triangular prism? Two faces, okay. हाँ faces, oh. बताओ भव्य, भव्य प्लीज। ओके, फ्रॉम हर साइड इज सी। ओके, एनीबॉडी वांट्स टू रिवोल्ट? कि नहीं नहीं भाई, हम नहीं झुकेंगे, गलत आंसर दे रहे। यस प्लीज बताओ। डी। इट इज 3। ओके, डी। डी वाले कौन कौन है? रेज योर हैंड प्लीज। और सी वाले कौन कौन है? रेज योर हैंड प्लीज। बी वाले कौन कौन है? बी। और ए वाले कौन कौन है? अरे तो फिर हाथ पूरे उठे नहीं है। डी के लिए कौन कौन था? ठीक है। सी के लिए कौन कौन था? ठीक है। तो फिर ये क्यों नहीं उठा रहे हो बीच बीच के? हाँ हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? गिव रीजन 5 मार्क्स। गिव रीजन 5 मार्क्स। बेटा आंसर देने से मत डरो, आंसर देने से मत डरो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलत आंसर भी दोगे तभी तो सीखोगे। एक प्रिज्म बनता कैसे? ऐसे। एक तो ये हो गया। अभी इसमें एक चीज और होनी है। दिखाओ, ये भी दिखाओ। ये देखो, ओए ये देखो। अरे भैया, ये ऐसा होता है प्रिज्म। कुछ ऐसा होता है प्रिज्म। कैसा होता है? ऐसा होता है प्रिज्म। ये ऐसे घूम जाऊं क्या? रहने दो, ऐसे ही देखो। ये समझ रहे हो? ये ऐसे होता है प्रिज्म। तो कितनी इसके ट्रायंगुलर बेसेस दिख रहे हैं? 2 ट्रायंगुलर बेसेस। कितने ट्रायंगुलर बेसेस? 2। और ये जो 4 साइडेड फिगर है, हम पैरेललोग्राम कह देते हैं, है ना? तो कितने पैरेललोग्राम? बीच बीच में बेस दे रहा हूँ। कितने पैरेललोग्राम? 3। या फिर लेटरल सरफेस, जैसा जिसका क्या है ना भव्या। तो बेटा सी इज द आंसर फ्रॉम हर साइड। तुमने सी तो बोला था भव्या। हाँ चलो, अब ज्यादा मैं भव्या को परेशान नहीं करूँ। परेशान भव्या बोलेगी बहुत ज्यादा उड़ रहा है। अभी बताती हूँ इसको, तो मैं क्लास के बाद बताती हूँ इसको। तो बेटा क्या है? इट हैज 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम बोल दो ये सर, ये तो ऐसा ही है। इनके कमेंट्स देखेंगे बीच में जाके। तो ठीक है, 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस एंड 3 लेटरल सरफेसेस। ये होता है प्रिज्म का शेप। ठीक है, चलो। अच्छा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ओहो, ये देखो, ये किसी ने मूवी तो देखी होगी, हेरा फेरी। उसके बाद फिर हेरा फेरी। मैंने तो ना वो दोनों पता नहीं ऐसे मिक्स करके देखी है, तो मुझे पता भी नहीं था। मेरे को बाद में आके अभी परसों पता चला कि इसके 2 पार्ट थे।
मैं तो एक ही समझता था। जब वो आई बात तीसरे पार्ट की भी, आ रहा है नहीं आ रहा है तीसरा पार्ट? आ रहा है ना? ये तो सब्जेक्टिव टाइप है। हाँ क्या कह रहा है? अरे कहाँ, कम से कम 3 साल का टाइम तो दे। सही बात है यार, अभी अभी इतने क्वेश्चन वहां करवा दिए, अब यहाँ ये अभी जान लेगा सब्जेक्टिव टाइप। तो थोड़े सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि मोर ओवर जो हमारा, ये क्या हो गया? हाँ, मोर ओवर जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है वो सब्जेक्टिव ज्यादा है, ऑब्जेक्टिव कम है। और अभी जितने भी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, या अभी भी मैं पिछले 2-3 साल के पेपरों को उठा लूं, तो बहुत मुश्किल से ही ऐसे एमसीक्यू टाइप में आया हुआ है। बट डोंट नो, बोर्ड का कोई कुछ नहीं कह सकते कब दे दे, है ना? अब आप में से कोई भी अगर वॉलंटियर करना चाहे खुद को, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के फॉलोइंग पार्ट्स दे के इनके हमें फंक्शंस बताने हैं, ठीक है? विट्रस ह्यूमर, सिलरी मसल एंड रेटिना। आई वांट 3 वॉलंटियर्स। अच्छा, तो आपस में स्टोन पेपर सीजर कर लो, फिर मैं और क्या कह सकता हूँ? चलो कर लो। हाँ तुम दोनों आपस में करो स्टोन पेपर सीजर। करो करो, हार जाएगी। हाँ तो स्टोन पेपर सीजर कर लो, तुम दोनों कर लो तब तक यार। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। अबे चीटिंग कर रहे हैं, वो उसे देखा। मेरे को जीती भव्या, भव्या जीती है। व्हाट इज दिस? भव्या जीती है। यार ये तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मैं ही बता देता हूँ, छोड़ो। विट्रस ह्यूमर, सभी लोग बता दो विट्रस ह्यूमर होता क्या है? इट इज अ लिक्विड, इट इज जेली लाइक लिक्विड। ये क्या करने में मदद करता है? हाँ, ये जेली लाइक फ्लूइड होता है। सबसे पहली बात तो जेली लाइक फ्लूइड, नंबर 1। नंबर 2, प्रोवाइड्स, हाँ, प्रोवाइड्स शेप टू द आईबॉल। ओके, देन नेक्स्ट, रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। नहीं सही मैं बता रहा हूं, आंख का ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। एक्चुअली कभी आप देखिएगा, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कभी ऐसा होता है ना, ब्लड प्रेशर की वजह से अगर किसी का लाइक वो हो गया हो, डेथ हो गई हो, तो ब्लड प्रेशर में यहाँ से भी हमें दिखता है, ब्लड निकला हुआ, नोज से भी दिखता है, आईज से भी दिखता है। तो वो कंट्रोल नहीं कर पाया उस प्रेशर को, वो ब्लड की उस प्रेशर को बॉडी में, तब वो चीज हमें देखने मिलती है। तो ये जो विट्रस ह्यूमर है, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी मदद करता है, मेंटेन करता है आई के ब्लड प्रेशर को, ठीक है? जिसको मेरी ये राइटिंग समझ में ना आए, किसी और से पढ़ लो। मैंने कोशिश करी, अभी मैं ऐसे लिखूं जैसे, अब एच तो हाय, कैसे हो? अच्छा ये तो क्वेश्चन है। कोई देखो कितना गंदा लग रहा है। ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं, काम अच्छा करना, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ बार बार, बोर्ड में बहुत अच्छा वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, चलो। सिलरी मसल्स, हाँ, रेगुलेट्स द शेप ऑफ लेंस बोल देते हैं। क्या करें? रेगुलेट्स द शेप ऑफ लेंस। अगर मैं बात करूं लेंस की, लेंस को मोटा करना है, लेंस को मोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिलरी मसल्स क्या करेंगी? हाँ, और अगर मैं बोलूं एक्सपेंड करना है तो यूजुअली क्या होता है, जैसे हमें पास की चीजें देखनी है,
तो आजकल तो बच्चा बच्चा फोन में पढ़ ही रहा है घर पे बैठ के। तो व्हाट यू डू, यू जस्ट स्टडी ना, मतलब फॉर पेरेंट्स से उनको बेवकूफ बना लगे तो एक होगा ना हम पढ़ रहे हैं, तो दे नो कि आपका बिजनेस चल रहा है यूट्यूब की शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम की रील्स में, तो आप बहुत करीब रख के उसको चला रहे होते हैं। तो उस वक्त आपकी सिलेरी मसल्स बहुत ज्यादा क्या कर रही होती है, वर्क कर रही होती है, बहुत ज्यादा वर्क क्या कर रही है, कंस्ट्रेंड हो रखी है, एकदम कंस्ट्रेंड हो रखी है, भारीपन आ गया बोलते हैं ना आंखों में, तो वो भारीपन आता क्यों है, तो अब हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट बहुत पास है, हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट बहुत पास है, तो लेंस मोटा हो गया, लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया। लेंस मोटा होने की वजह से क्या होता है कि जो पास की रेज जो डाइवर्जिंग है, पास का मतलब है आपका जो सोर्स है आपके बहुत करीब आ गया है। अब एक पॉइंट सोर्स जो बहुत ज्यादा करीब है उससे निकलने वाली रेज बहुत ज्यादा क्या होती है, डाइवर्जिंग होती है, क्या होती है, डाइवर्जिंग। अब ये डाइवर्जिंग है, इनको जल्दी मोड़ना है तो इसकी फोकल लेंथ भी तो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जो इसका नेचर है वो बहुत ज्यादा कन्वर्जिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कन्वर्जिंग, इसलिए मोटा हो जाता है ताकि स्क्रीन में बन जाए, है ना। और अगर दूर से कहीं रेज आ रही है, जैसे इसकी आंखों में जा रही है ले, तो इसका कोई दिक्कत नहीं, इसको सीधे जाना था, लेंस ने थोड़ा सा डेविएट करके अंदर मोड़ दिया, तो यहाँ पे वो लेंस को कम काम करना पड़ा, लेंस को ज्यादा डिपेंड नहीं होना पड़ा, लेंस पतला है चल जाएगा, क्योंकि ज्यादा मोटा होगा तो जल्दी मोड़ देगा ना, हम तो ऐसा चाहते नहीं है, हमें तो रेटिना तक पहुंचाना है बस। अब होता क्या, जब हम पास में काम कर रहे हैं, पास बैठ के काम कर रहे हैं, फोन को रेगुलरली चला रहे हैं बराबर बराबर बराबर, तो हमारी सिलेरी मसल्स की जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लूज हो जाती है, एजिंग सी आने लगती है उनको, है ना, थक से जाते हैं, है अब थक सी जाती है, तो ऐसे ही करते 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 जो उनके फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लूज करने लग जाते हैं, हम लूज करने लग जाते हैं। तो हमारे कुछ ऐसे एक्शंस के कारण ही हमें यूजुअली लेंस, ये जो लेंस है वो पहनना पड़ता है। तो जितने भी यहाँ लेंस पहने हुए हैं मेरे को छोड़कर, मुझे लगता नहीं है कि आप पढ़ाई की वजह से ये लेंस पहन रहे हैं। हाँ हाँ भव्य, तो तुम्हारे क्या व्यूज हैं इस बारे में प्लीज? मैं तो पूछ रहा हूँ व्यूज, तुमने पहना नहीं है तभी तो। हाँ बताओ तो जरा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की क्या कॉजेज होती हैं? हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है किसी को? फ्लैटनिंग ऑफ आईबॉल, फ्लैटनिंग ऑफ आईबॉल, या फिर शॉर्ट हो जाना, छोटा हो जाना, ये जेनेटिक भी होता है कभी कभी, हाँ है ना, जेनेटिक भी होता है, ये जेनेटिक भी होता है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, ये रेगुलेट्स द शेप ऑफ लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, क्या लिखेंगे, टू एडजस्ट, हाँ ओके रेडी ना, हाँ बोलो बेटा, बोलो पूछो। मुझे आपने भी लाइट वाला बताया था ना, आई लेंस से, ये वाला, ये वो यहाँ पे बनाया था जो, अभी क्वेश्चन आगे आएगा उसमें समझाते हैं वो वाला। ये भी सोच रहा हूँ कहाँ कूद जाता है, ये ऐसा नहीं है, वो हम ऐसे ही चले जाते बातों में, तुम आगे आएगा, अभी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वही रेज वाला पूरा प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ेगा, आता है बोर्ड में, आता है कि भैया नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट दोनों के लिए वो रे डायग्राम बनाओ, लेंस का रेटिना तक के लिए, या डिफेक्ट का हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया का, तो वो अभी हम आगे बनाएंगे। रेटिना क्या है? हाँ, ये होती है स्क्रीन ऑफ आई, ठीक है, ये स्क्रीन ऑफ आई होती है, या फिर आप बोल सकते हैं इसकी जगह फोटो सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ आई। फोटो, एक्चुअली लाइट कैरीज फोटोन, फोटोन इज एनर्जी पैकेट, जब वो एनर्जी पैकेट अंदर जाता है तो ये फोटो सेंसिटिव, क्या लिखा मैंने, फोटो सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ आई, फोटो सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ आई। और हम अगर बोलना चाहें तो हमारे इस रेटिना पे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है, फिर हमारा ब्रेन उसे विजुअलाइज करता है, तभी हमें दिख रहा है। तो ये सोचने वाली बात है, आंख तो केवल विंडो है,
खुद सोचो। अरे सोचने में तो ऐसा लगता है हम पैदा भी कैसे हो गए। आप देखो लाइट रे आंखों में गई, अभी ये हमें मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, ये एक्चुअली चल कहाँ रहा है, ब्रेन में चल रहा है क्या? आई तो अभी देखो आंख बंद कर लो, कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि आंखों में अंदर रेज अभी जा नहीं रही, आपने आंखें खोल ली, अब रेज जा रही है, सब दिख रहा है। ये एक्चुअली चल कहाँ रहा है? उसने क्या करा, अंदर रेटिना ने क्या करा, रेटिना ने सिग्नल बनाया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फोटो सेंसिटिव है ना, इलेक्ट्रिकल फोटो रिसेप्टर्स है उसके पास, उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारी ऑप्टिक नर्व से होता होता ब्रेन तक गया। तो क्या ये जो भी चीजें अभी मैं आपको देख रहा हूं होता हुआ, क्या ये ब्रेन में हो रहा है? ब्रेन में क्या कोई स्क्रीन लगी है जिसमें ये सारी चीजें चल रही है? ये एक्चुअली देख कौन रहा है? ब्रेन देख रहा है। ये फील कौन कर रहा है? क्या ब्रेन कर रहा है? मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मेरे हैंड्स भी साथ साथ चल रहे हैं, मैं आपको देख भी रहा हूं, क्या ये ब्रेन कर रहा है? क्या ब्रेन इसे देख रहा है? मतलब देखना क्या होता है, सोचो तो जरा, देखना क्या होता है? क्या है देखना? देख रहा हूं जैसे तुम्हें, क्या है, कैसे हो रहा है, कौन कौन कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है भैया ये? अभी तो मुझे देख रही हो, ये इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना ने कहाँ भेजी? आप ब्रेन देख रहा है कि आंखें देख रही? ब्रेन देख रहे हैं। मेरी बात सुनो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना हमने हमने मैं तो कह रहा हूँ कि कितना डिफरेंट है ये चीज होना। सी नेचर अगर किसी चीज को डेवलप करता है, हम भी तो नेचर से डेवलप्ड बीइंग्स हैं, हम देख रहे हैं। मैं तो बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे पास इतना ब्यूटीफुल, इतनी पावरफुल चीजें हैं अपने आप में, जिस व्यक्ति के पास नहीं होती उसका क्या, तो हमारे पास है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी टेक केयर करना। ये चीज जो हो रही है कितनी फिनोमिनल है, इसका होना ही अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो इसको अपने आप को केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, क्योंकि अभी जब आप धीरे धीरे बढ़ते जाओगे तो यू आर इन क्लास 10, अभी तो फिर 11th में जाओगे, फिर 12th में जाओगे, फिर आप बाहर जाओगे, पढ़ोगे, कितना आगे जाना है। बट व्यक्ति क्या करता है, रास्ते में एक्सप्लॉइट हो जाता है। अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से रोकना है। इतनी वंडरफुल बॉडी हमें मिली है, इसको बहुत ज्यादा और बेहतर बनाना और ग्रो करना, अपने आप में चीजें सोचनी समझनी है कि कितनी ब्यूटीफुल ये चीजें हो रही है अपने आप भाई। अब अगर मैं रेटिना की बात करूं तो मैं ये कलरफुल वर्ल्ड देख पा रहा हूं, किसकी मदद से? नहीं, रेटिना में ऐसा क्या होता है, सेल्स होती है ना दो, हाँ, रॉड सेल्स एंड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी है? कोन सेल्स है। कौन सी है? कोन्स है। इतना ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड अगर हम देख पा रहे हैं, कोन्स के कारण देख पा रहे हैं। कोन्स एक्टिव कब होते हैं? कोन्स एक्टिव कब होते हैं? मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव कब होते हैं? डे लाइट में। डे लाइट में कब होते हैं? डे लाइट में। जब अंधेरे में जाते हैं हम तो कौन से ज्यादा एक्टिव होते हैं? रॉड सेल्स। रॉड सेल्स आर वेरी सेंसिटिव सेल्स, दे आर हाइपर सेंसिटिव सेल्स। कैसी सेल्स होती है? हाइपर सेंसिटिव। क्योंकि वो अंधेरे में देखने में मदद करती है। हमें क्या करती है? अंधेरे में देखने में मदद करती है। तो वो डे लाइट में ज्यादा वर्क नहीं करती क्योंकि डैमेज हो सकती है। और ऑब्वियसली बात है, कोन सेल्स हमें कलर्स दिखाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तभी हम इतना कलर्स में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो हमें ये सब चीजों के बारे में पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। प्लीज वॉलंटियर मी, प्लीज डू द फेवर। कोई भी वेरी गुड, कम हियर, आओ यहाँ पे बनाना। कहाँ बनाएगी? यहाँ बनाएगी, यहाँ बना दे। ले ठीक है, वन ऑफ माई स्टूडेंट इज हियर, प्लीज क्लैप फॉर हर। ठीक है, कलर ले ले अलग, रुक जा, व्हाइट कलर ले ले, हटा इसे। ये हमारे पास तो काफी टूल है।
भूल गई क्या बाकी? VITROUS. ROUS. एक और बार पीछे वाला दबा दे, एक और बार। इसे देख के मुझे अपने आप में बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है। ला देखो बनाता हूँ। ये देख, इसे रखते हैं पहले इधर, इसे कर देते हैं छोटा और इसे बुला लेते हैं इधर। अभी ये देखो, इसको ही रहने देते हैं, ठीक है। अरे हमने कुश्ती करना था, आई बॉल बनानी थी लाइक दिस, यहाँ से हमने नर्व फेंक दी नीचे, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इधर से ऐसे मसल्स को लेकर आना है बस, और इसे छोड़ देना है। हमें स्टेप वाइज सारी चीजों को याद रखना है बेटा। अब ये शॉर्ट ओपनिंग है, देखो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने मसल्स को बना दी, यहाँ से विंडो अपने आप ओपन मिल गई। ये प्यूपल है। अब प्यूपल बनाने के बाद हमें क्या जरूरत है, लेंस की। लेंस बना दिया। लेंस किससे जुड़ा, लेंस की कौन रेगुलेट करता है, सिलेरी मसल्स। तो इन्हें यहाँ से ऐसे सिलेरी मसल्स लाकर रख दो। ये हमारी क्या हो गई, सिलेरी मसल्स हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब हमें सीधे पीछे स्क्रीन दिखा देनी है। तो ये क्या हो गई हमारी, बस रेटिना हो गई। ये क्या हो गया हमारे इधर पे, ब्लाइंड स्पॉट। जो फोटो रिसेप्टर्स है वो हर जगह है, बस इस प्लेस को छोड़ के, इस प्लेस में, क्योंकि वहां ऑब्वियस सी बात है कि एक इंटरसेक्शन जुड़ रहा है ऑप्टिक नर्व का, तो वहां पे को वो रिसेप्टर्स डाइल्यूट हो जाते हैं, हमें दिखते नहीं है। आपको ब्लाइंड स्पॉट ढूंढना आता है अपने हाथों से? किस किसको आता है, मैं बताता हूँ क्या करो। ऐसे तो करते थे, कैसे करते थे, हाँ ऐसे ही करते थे। हाँ अब देखो आपको क्या करना है, यू हैव टू, मेरे साथ करो, अपने दो हाथ आगे लाने हैं। व्हाट यू हैव टू डू, अब जिस हैंड को, देखो मैंने क्या करा था, मैंने एक हाथ को मूव करा था ना ऐसे, तो आप जिस हैंड को मूव करना चाह रहे हैं वो वाली आंख खोलेंगे, अपोजिट वाली बंद करेंगे। तो कौन सा हैंड मूव करते हैं, राइट हैंड, सब राइट हैंड मूव करेंगे, तो राइट आंख खोल लो। अब इस राइट आंख से आपने लेफ्ट हैंड के थंब को देखना है, लेफ्ट हैंड के थंब को, और राइट हैंड के थंब को धीरे धीरे मूव कराना है। एक पॉइंट पर आपका राइट हैंड का थंब गायब हो जाएगा, हल्का सा मूव कराने पर। हुआ, थंब ही नहीं दिख रहा, मेरे तो इतने पे ही नहीं दिख रहा है। ओ मेरा थंब गया, किसका हुआ, हुआ ना, तो वो ब्लाइंड स्पॉट है आंख का, मुंडी नहीं घुमानी। अबे अब तुम ऐसे करते रहोगे तो हो गया, क्या करने बोलना हो। अरे देखना, अरे मैं कह रहा हूँ दोबारा देखो, इतनी दूर ले जाना ही नहीं है, कहाँ पहुंचा दिए जमुनापारी से, यहाँ ध्यान दो, दोबारा देखो। अरे प्रफुल, ये देखो, दोनों हाथ आगे करो, अरे सब करो पांडे जी। देख हुआ ना तेरा, देख भाई इसका हो गया, इसका भी हो गया, नहीं हुआ, ये देख दोबारा से करेंगे। जिस हैंड को मूव कराना है उसी आंख को खोलना है, और उस आंख से इस हाथ को नहीं देखना जिसे मूव करा रहे, अपोजिट हैंड को, थंब को देखना है। अब आपने क्या करा, इसको मूव करा, आपने लेफ्ट हैंड थंब को ही देखना है। आपका जो राइट हैंड का थंब है गायब हो गया, अभी भी मैं अपने लेफ्ट हैंड के थंब को देख रहा हूं। आपको थोड़ा सा देखो, कुछ नहीं, बस 10 या 15 सेंटीमीटर दूर करना है। ये देखो 10 से 15 सेंटीमीटर दूर, ये देखो इतने में गायब हो गया। हुआ ना, हुआ, कोई नहीं, सबका अपना अपना। हाँ जिसे नहीं दिख रहा उसकी आंख में ही ब्लाइंड स्पॉट नहीं होगा फिर।
तो ये देखो, अब करना क्या है, इसको ऐसा कह देते हैं, इसको हम कह देंगे हाँ, ये हमारा विट्रस ह्यूमर बन गया। ओके, ये हमारा पूरा विट्रस ह्यूमर हो जाएगा। और ये हम यहाँ पे को एक्वस ह्यूमर कह देंगे। इस तरफ हम क्या कह देंगे, एक्वस ह्यूमर। तो अब इनको लेबलिंग करनी है, लेबलिंग बहुत आसान है, लोग कर देते हैं। लेबलिंग करोगी, लोग कौन सा कलर ले है, लो AQUEOUS, AQUEOUS, एक्वस ना, AQEOUS, ये तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, AQUEOUS। ठीक है, एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट, हाँ विट्रस ह्यूमर। चलो कोई नहीं। देखो यही गलती होती है वहां भी बोर्ड्स में, बेटा गलती यही होती है बोर्ड्स में भी। हाँ लो, तभी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, इंग्लिश की क्लास ही नहीं लेते। ला कौन दिया, आइरिस, ये शॉर्ट ओपनिंग प्यूपिल, दिस इज आवर सिलेरी मसल, दिस इज लेंस। हो गया, ऑप्टिक डाउन, हाँ रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट तो एनसीईआरटी इतना माइंड नहीं करती इसके लिए, ये जितने लिखा दिए ब्लाइंड स्पॉट नहीं भी करोगे एनसीईआरटी बुरा नहीं मानती। ब्लाइंड स्पॉट छोड़ के जितने भी बताए सब सही है, बुरा नहीं मानती एनसीईआरटी अगर आप ब्लाइंड स्पॉट के बारे में ना बताए। ठीक है, टीचर की बात है, ब्लाइंड स्पॉट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, चलो ठीक है, अपलॉज बट यहाँ आके करा प्लीज, अपलॉज। चलो आगे बढ़ते हैं। A person needs to use glasses. Okay. A person needs to use glasses for reading newspaper. The near point of his eye is 50 सेंटीमीटर। देखो बेटा, मैं आपको साफ बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस में हम करते क्या है, जब भी नियर पॉइंट की बात कर दे, जब भी नियर पॉइंट कह दे, नियर पॉइंट किसके लिए यूज करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। जब भी फार पॉइंट की बात कर दे तो हमें याद रखना है वो क्या कह रहा है, मायोपिया। कितने बार बोल देता है मायोपिक आई, हाइपोमेट्रिक आई, लेकिन कितने बार नहीं बोलता। लेकिन ये शब्दों के हिंट्स हमें पकड़ने हैं। नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिया, फार पॉइंट मायोपिया। हमें एक चीज याद रखना, इसमें बोलता है फोकल लेंथ निकाल कर दे दो, पावर निकाल कर दे दो। ये क्वेश्चन आता है ज्यादातर, फोकल लेंथ निकाल कर दे दो या फिर पावर निकाल के दे दो। तो ऐसे में हमें क्या करना है, मैं बताता हूँ क्या करना है। हमें ये फॉर्मूला याद रखना, 1/f = 1/v - 1/u। दिस इज द लेंथ फॉर्मूला वी नो। हियर दिस व्यू जो बोल रहा हूँ, दिस u इज ऑलरेडी डिफाइंड। पूरी मैच फिक्सिंग हुई रहती है u के साथ। u अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो u हम हमेशा लेंगे 25 सेंटीमीटर नेगेटिव का। किसका, नेगेटिव का। और अगर फार पॉइंट है मायोपिया तो u हम क्या लेंगे। तो हमें ध्यान क्या देना है, अगर फोकल लेंथ की बात आएगी तो 1/f = सीधे 1/v लगाओ, और कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि 1/∞ तो 0 हो जाता है। फॉर्मूला ये बन गया हमारा सीधे। ये आज का ज्ञान है। ये क्या है, ये क्या है, ये आज का ज्ञान है। ये हमारे लिए ज्ञान आज का है। ऐसा ज्ञान कैसे लिखता है, ज्ञान
आज का ज्ञान क्यों है ज्ञान? क्योंकि ये बेसिक अगर हमें आता है तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। सेम गोज आज आ गया। अरे इनको तो देख लेंगे। ये 1/v प्लस 1/25 प्लस कर दिया ना, माइनस का माइनस प्लस हो गया। हाँ सही कह रही थी, ये भी माइनस का है ना, ऊपर वो भी माइनस का है। अरे गुस्सा नहीं, अरे सॉरी, चलो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/v प्लस 1/25। ये दो याद रखने। हाइपरमेट्रोपिया होगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, मायोपिया होगा तो सीधे ये करेंगे, ठीक है। अब याद रखना पावर निकालते वक्त 1/Fe क्या होता है? नीचे वाला सर उसमें मतलब कि f होना चाहिए था शायद से, मतलब 25 सेंटीमीटर f क्यों नहीं है? इमेज कहाँ बन रही है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहा हूं मैं? 25 सेंटीमीटर में रख रहा हूं। अभी के लिए 25 सेंटीमीटर। मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है हमारे लिए पास का देखने की? 25। तो u है ना, वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखूंगा? ऑब्जेक्ट तो यहां रखूंगा ना। f क्यों होगा? f तो लेंस है ना, फोकल लेंथ तो लेंस की है ना, वो क्यों रखूंगा, है ना। और 1/Fe क्या होता है? पावर होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब आप पावर निकाले तो डायोप्टर में आंसर रखना होता है। तब होगा जब आप उस फोकल लेंथ को मीटर में बदल दे। सेंटीमीटर से किसको बदलेंगे? मीटर। अब ये जो भी हमने लिखा है लिख तो दिया, ठीक है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है पर्सन नीड्स टू यूज ग्लासेस, ठीक है, ग्लासेस पहनने हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, मतलब पास की चीज देखने के लिए। उसने बोल दिया द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज 50 सेंटीमीटर, द नियर पॉइंट ऑफ आई इज 50 सेंटीमीटर। जो वो वैल्यू दे रहा है, नियर पॉइंट कह रहा है, तो u कितना हो जाएगा बेटा? और v कितना हो जाएगा? समझने वाली बात है बेटा, समझने वाली बात है। क्या है समझने वाली बात? आप याद रखें, होता क्या है जब एक पर्सन, मान लो मैं यहां पे आपको अब दिखा रहा हूं, ये सीख लो अच्छे से, ये एक आई लेंस है, ठीक है। इस पे मैंने एक बार क्लोज से फेंका, एक बार इन्फिनिटी से रेस को गिराया। रे तब कहलाती है जब तक हम उसमें एरो ना दें, समझ में आया। मायोपिया में क्या होता है, जो इमेज है वो पहले बन जाती है, जो इमेज है वो पहले बन जाती है रेटिना से। इसमें क्या होता है, जो इमेज है वो बाहर बनती है, किसमें? हाइपरमेट्रोपिया में। अब हमें क्या करना है, ये जो रेज थी ये ज्यादा जल्दी कन्वर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन ज्यादा कन्वर्ज नहीं हो पाई, फोकल लेंथ कम थी। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसकी मदद करने के लिए बाहर से एक लेंस और लगा देता हूं। ये लेंस अब रे को जल्दी मोड़ देगा, बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं, ऐसे मोड़ देगा, और ये अब आगे जाके स्क्रीन में मिल जाएगी। लेकिन इस लेंस ने एक्चुअल में करा क्या, जो पास का ऑब्जेक्ट था ओ, इस लेंस ने बाहर से जो मैंने एक लेंस लगाया जिसको मैंने एल लेंस बोल दिया, ये लेंस ने एक्चुअल में जो पास का ऑब्जेक्ट था उसको कहां पहुंचा दिया? कहां पहुंचा दिया? दूर पहुंचा दिया। हाइपरमेट्रोपिया का और कौन सी साइटेडनेस बोलते हैं हम? मायोपिया को फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया को कौन सी साइटेडनेस बोलते हैं? फार साइटेडनेस बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को कौन सी साइटेडनेस बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया को कौन सी साइटेडनेस बोलते हैं? हमें दूर का सही दिखता है। इस लेंस ने क्या करा, ये जो ऑब्जेक्ट पास था इसे कहां पहुंचा दिया? इसकी एक वर्चुअल इमेज बना दी। अब आई लेंस को ये रेज दिखी जो आ रही है, ये पिंक कलर की,
ये रेज एक्चुअल में ऑब्जेक्ट को कहां दिखा रही हैं? बहुत दूर। इसकी इमेज इसने बनाई अंदर रेटिना पे। तो एक्चुअली हमने जो लेंस लगाया इट इज ए इल्यूजन। सिमिलरली इसके लिए अगर मैं बताऊं, आपको पता भी तो होना चाहिए फार क्यों बोल रहे हैं, नियर क्यों बोल रहे हैं, ये रीजन है। ये इसकी बात करता हूं मैं, ये नियर साइटेडनेस कहलाता है, मायोपिया है। क्यों? और इसके लिए हम कौन सा लेंस बाहर से लगाते हैं? हम बाहर से हेल्प करने के लिए कॉनकेव लेंस। और मुझे थोड़ी और हेल्प लेनी पड़ेगी इनकी, इनको कुछ ऐसे रखना पड़ेगा। यहां पे बन गई इमेज, समझ में आया? ये अब हो क्या रहा है, इसने क्या करा, ये जो लेंस मैंने बाहर से लगाया इसने इसको और डाइवर्जिंग बना दिया। डाइवर्जिंग बनाने के बाद अब ये जब कन्वर्ज होंगी तो ये रेटिना पे मिल जाएंगी। ये अब रेटिना पे मिल गई मतलब मुझे साफ दिखेगा। तो मैंने एक्चुअली कॉनकेव लेंस पहना है। कौन सा लेंस पहना है? कॉनकेव, क्योंकि मुझे मायोपिया है। ऐसे ही आपको सबको मायोपिया ही होगा। तो हाइपरमेट्रोपिया है, तुम्हें पास का नहीं दिखता है, फिर तुमने ऊपर वाला करा है, तुमने कॉन्वेक्स लेंस पहना है। कैसे पता करें? कुछ नहीं करना, अपना आई लेंस, अपना लेंस निकालो, सामने रेस के सामने रखो और देखो कि वो कन्वर्ज कर रहा है लाइट रेस को कि डाइवर्ज कर रहा है। अगर डाइवर्ज कर रहा है तो आपने कॉनकेव लेंस पहनी है, कन्वर्ज कर रहा है तो आपने। अब हुआ क्या, जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था इस लेंस ने, जिसको मैं एल लेंस कह रहा हूं, इसने इसकी रेस को कहां बना दिया? पास ले आया, कहीं पास ले आया। वो ऑब्जेक्ट ओ जो इंफिनिटी पर था उसको कहीं पास ले आया। पास क्यों ले आया? क्योंकि मुझे पास का दिख रहा है, मुझे पास का दिख रहा है। जो हम ये लेंस बनाते हैं, मतलब लगाते हैं, ये लेंस क्या करते हैं? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमारे आई लेंस के लिए क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हमारे आई लेंस के लिए क्रिएट करते हैं। आई मेरी बात समझ में? और वो हमें दिख रहा होता है, वो हमें दिख रहा होता है। समझ में आया? तो बोर्ड्स में एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी में है ये चीज, तो बोर्ड्स में ये मांग लेता है कभी कभी। नॉर्मल विजन, एक तो नॉर्मल मतलब एक्चुअली जो सफर कर रहा है वो बनाओ और उसका क्योर बनाओ। तो आप पहले जो सफर कर रहा है वो बनाओ, फिर उसका क्योर बनाओ। और एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट दिखाने भी पड़ते हैं कहां बन रहे हैं। आपको समझना ये जरूरी है कि ये लेंस ने इमेज एक्चुअल में बनाई कहां? जो हमारे आई लेंस के लिए एक्चुअल वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना। मैं वर्चुअल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि असलियत में नहीं है, ये लेंस ने क्रिएट करा हमारे अंदर वाले आई लेंस के लिए। एक्चुअली ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे रखा था। और वो क्या मांगता है? वो एक्चुअली यही कह रहा होता है, ये बताओ यार भैया कि ये लेंथ क्या है, कैसी है, कितने बार ये लेंथ मांग लेता है, ये लेंथ मांग लेता है। समझ में आया? तो यही हमारा फार पॉइंट और नियर पॉइंट भी कहलाता है, जो दे रहा है क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन में दे रहा है इसीलिए हम इसे वी बोलते हैं। और क्यों ले रहे हैं नेगेटिव? क्योंकि लेंस के इस तरफ है। तो कितने बार बच्चा क्वेश्चन पूछता है सर नेगेटिव क्यों ले रहे, पॉजिटिव ले लेते वी को। नेगेटिव लेने का कारण है लेंस के इस तरफ ही बन रहा है, जो वो कन्वेंशनल रूल हम पीछे सीख कर आए हैं लाइट में। समझ में आया? तो अब इतना नहीं कंफ्यूज होना, आप रट लो दो चार चीजें। पहली, मायोपिया है तो यू इंफिनिटी, हाइपरमेट्रोपिया है तो यू -25। जो भी क्वेश्चन में फार पॉइंट नियर पॉइंट की बात कर रहा है उसको डायरेक्ट क्या ले लो? नेगेटिव। और जो वैल्यू दी उसको वी रखो। वी हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, जो क्वेश्चन में दे रहा है। फॉर्मूले में रखो, सीधे आंसर निकल जाएगा। अब ये क्या कहा इसने? ये जो बोला हम सीधे फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे। इसने क्या बोला? नियर पॉइंट ऑफ हिज आई इज 50 सेंटीमीटर। 1/f इज इक्वल टू 1/-50 1/25। अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा आपका -1 + 2/50। समझ में आया? नहीं आया ना? नहीं आया ना? आ गया? अरे ये तो करा ही, जैसे 1/f इज इक्वल टू 1/-50, ये +1/25,
सेम बेस होंगे तो ऐड हो जाएंगे, सेम कब होंगे? जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 नीचे आ गया, -1 + 2 1/, तो ये कितना आ गया 1/f। अब पावर निकालनी है, सेंटीमीटर में दिया है, तो आपको अगर पावर निकालनी है तो ये सेंटीमीटर में जो दिया है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 डायोप्टर +2 डायोप्टर। पावर प्लस में है, किस में है? प्लस में है। कौन से लेंस की पावर प्लस में होती है? तो उसको पास का अगर देखना है तो कौन सा कितनी पावर का डायोप्टर वो लगाना पड़ेगा। नेम द डिफेक्ट ऑफ एन आई ही सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, नहीं हाइपरमेट्रोपिया। नंबर 2, नेम द लेंस दैट शुड बी यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। कॉन्वेक्स। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, निकाल दी 1/50, 50 सेंटीमीटर हो गई। व्हाट शुड बी द पावर? 2 डायोप्टर। गिव वन रीजन फॉर दिस डिफेक्ट। फ्लैटनिंग ऑफ आई या शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। इलोंगेशन नहीं, मायोपिया में इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन होता है तभी तो रेस पहले मीट कर जाती है, पहले मीट कर जाती है। आई मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत? पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से पेल देंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, सब हो जाएंगे आराम से। आगे बढ़ते हैं जरा। ये क्या कह रहा है राजू भैया? अब पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली फार्दर देन 10 मीटर। अपनी आंख से 10 मीटर ज्यादा क्या है? मायोपिया। नेम द डिफेक्ट इन विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम। कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया। अच्छा तुमने बता तो दिया, मायोपिया बता तो दिया। नेम द लेंस दैट शुड बी यूज्ड। कनकेव। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, निकालो। अरे सीधे बोलो ना अब ये बताओ व्हाट शुड बी द पावर? 0.1 डायोप्टर। नेगेटिव, हाँ। अरे -1/f ना, मतलब सॉरी 1/f ना, तो 1/10, तो ये 0 ऊपर चला गया, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 0.1 डायोप्टर, ये तो होगा। गिव वन रीजन फॉर दिस डिफेक्ट। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। भाई मैं नहीं सहता, ये तो सही में मैं नहीं सहता। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन है, कितने बार करवाए यार? अभी तो किया था, तो ये तो हमें आता है। व्हाट इज मेंट बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट? बताओ, व्हाट इज मेंट बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आपका क्या मतलब है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसके बीच में पार्टिकल। लार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स के कारण लाइट का क्या होना? फैलना। फैलना, लाइट का डिफरेंट पार्टिकल्स में नहीं, डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा, नेम वन एप्लीकेशन ऑफ इट। कोई एक एप्लीकेशन बताओ बेटा। ब्लू स्काई कलर ऑफ स्काई। हाँ, दैट इज डिस्पर्जन। हाँ हाँ बोल सकते हो, बोलो बोलो। हाँ ठीक है। ऊंचे ऊंचे जो टावर्स होते हैं उनमें रेड कलर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रैवल दूर तक करता है। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वो ट्रैवल दूर तक करता है, इसलिए ऐसा करते हैं। समझ में आया? अच्छा चलो ठीक है। ये क्या कह रहा है? ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इंसिडेंट रे 100% अभी पिछले 2 सालों में ये पूछा गया था। 3 नंबर फ्री के थे बस ये बनाने के। क्या? बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना। आपको एक प्रिज्म बनाना है पहले, फिर आपको इसमें क्या करना है? एक व्हाइट लाइट को एक तरफ से गिराना है, एक व्हाइट लाइट को फॉल कराना है। यहीं से आपने इसको 7 रंगों में बांट देना है। प्रिज्म को नाम दे दो आप ABC। प्रिज्म, ये दिस इज द प्रिज्म एंगल। यहीं से आपने बांटा ऐसे, ये कम ही बांटो, फिर बाहर जाके और बटेगा। यहां पे स्क्रीन लगा दो। और यहां पे बोल दो
ये R, ये V। हमेशा याद रखना नीचे से शुरू करना है, नीचे से शो करना है पूरा विद योर, है ना? बन गया। अब इससे क्या कहा, व्हाट इज, अब इसमें आपको अरे मैंने तो ये नीचे वाला बना दिया लग रहा है। चलो ठीक है, नीचे वाला भी करना ही था हमें, बट यार मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, बड़ा ही दुख है इस जीवन में। लो दोबारा बनाते हैं। लो भैया पहला वाला जो डिमांड कर रहा है वही बनाओ सबसे पहले। ये एक इमरजेंट रे बनाई, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमरजेंट रे। हो क्या रहा है समझते हैं, जरा अच्छे से समझते हैं चीजों को। हो क्या रहा है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। जब ए बी फेस पे रे गिरी, जब ए बी फेस पे रे गिरी, ये इंसिडेंट रे कहलाई। क्या कहलाई? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जब इंसिडेंट करी तो हमने ए बी सरफेस पे एक नॉर्मल बनाई। क्या बनाई? एक नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है? जो सरफेस के साथ कितने डिग्री पर हो? 90 डिग्री पर। और ये एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यही एंगल जो यहां से रिफ्लेक्टेड रे का हुआ, ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसको R1 कह देते हैं। सेम AC से जब बाहर निकलेगी तो नॉर्मल बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बना दिया। और जो ये नॉर्मल बना, इसका इमरजेंट रे के साथ जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इमरजेंस। और अंदर वाले को ही हम, वहां पे भी रिफ्लेक्शन ही हो रहा है तो हम उसको भी क्या कह देंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको R2 बोल देते हैं। समझ में आया? ये देखो 2-3 नंबर फ्री के इतना बनाने में मिल जाते हैं, लेकिन बनाना जरूरी है। देखो एग्जैक्ट एरोज का दिखाना जरूरी है, नॉर्मल बननी बहुत ज्यादा जरूरी है, सही डायरेक्शन में रेस का जाना जरूरी है। अब आप खुद देखो, ये रेयरर, ये डेंसर, ये रेयरर, रेयरर टू डेंसर, रास्ता तो इसका ये था, लेकिन ये अगर रेयरर टू डेंसर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। हमें कुछ नहीं करना, इसके पैरेलल इसको बना दो। कब ऐसा होता है? जो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू बेस होती है, जब आपका ये प्रिज्म इक्वेटोरियल होता है। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर है, ये जो ट्रायंगुलर आपका प्रिज्म का फेस है, कैसा हो? 60 डिग्री पर। यानी कि जो वो लेटरल सरफेसेस है आपस में कितने डिग्री के एंगल में? 60 डिग्री। ये बना दिया। बोल रहा है क्या? हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन, हाँ बोल रहा है, तो बनाना पड़ेगा बिल्कुल। ये बना दी हमने, ये बोल रहा है हमने, ये बना दी। रास्ता ये था ना इसका रास्ता तो ये था, लेकिन ये चले उस रास्ते गई तो हमने देखा भैया कितना रास्ते में बदलाव आया। जो ये बदलाव आया यही क्या कहलाएगा हमारा? डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। इस शेप का नाम होता है डेल्टा। डेल भी कहते हैं इसे हम शॉर्ट फॉर्म में, प्यार से नाम रखा है हमने इसका। क्या रखा है बेटा? डेल। तो ये क्या होता है? एंगल ऑफ, हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है ये। आई मेरी बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? फ्री के नंबर है भैया, बताओ क्या करना है? जो ध्यान देना है, जो कह रहा हो। इंसिडेंट रे हाँ बना ली, इमरजेंट रे हाँ बना ली, एंगल ऑफ डेविएशन हाँ बना लिया, हो गया, डन। व्हाट इज meant by spectrum of white light? When a white light splitted into 7 colors and the 7 bands are obtained in a screen is termed as spectrum. The 7 bands due to dispersion obtained in a screen is called spectrum of that white light. आई मेरी बात समझ में? ये आपको डेफिनेशन वहां पे लिखनी होगी। आगे क्या कह रहा है? हाउ कैन वी रिकम्बाइन? तो रिकम्बाइन करना है, करा देते हैं। हाँ, हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड प्रिज्म रास्ते में लगा दो। तो यहां से अगर हम एक प्रिज्म और उठाएं और इसको उल्टा बनाए, ये ऐसे इन्वर्टेड प्रिज्म बनाए, ठीक? ये इन्वर्टेड प्रिज्म बनाए तो क्या करना है? कुछ नहीं, जैसे यहां पे मिला है इसको यहां पे वापस से मिला दो, ठीक है? और ब्लू को भी उसी के साथ उसी पॉइंट पर मिला दो। तरीका होता है बनाने का, एकदम चालाकी सी करनी है। सीधी तो नहीं लग रही ना? हाँ, सीधी नहीं लग रही, बस
ये मिला दिया। अब यहाँ से जो कलर बाहर निकलेगा वो ऐसे ही व्हाइट कलर का बाहर निकलेगा। और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, इसीलिए ग्लास लैब 7 रंगों में नहीं बांटती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि जो ग्लास लैब है वो एक्चुअली क्या है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म है। 2 प्रिज्म का क्या है, कॉम्बिनेशन है, इसलिए वो वहां कंपोजिशन एंड रिकम्पोजिशन ऑफ कलर हो जाता है। इसलिए वहां पे को कंपोजिशन और रिकम्पोजिशन ऑफ कलर हो जाता है। आए मेरी बात समझ बेटा? आ गई? ठीक है। अच्छा कुछ कह रहा, हेजल इज सफरिंग। अच्छा ये डिफेक्ट की बात आई फिर से। इन अ क्लासरूम अ स्टूडेंट हेजल सिट्स एट द वेरी फर्स्ट बेंच टू सी क्लियरली to clearly see the text on blackboard. She is not able to see the text written on the blackboard from the last bench. तो लास्ट बेंच से नहीं दिख रहा, वो आगे आकर बैठ के देख रही है, तो क्या है उसे? तो हेजल की बात हुई है। विच डिफेक्ट हेजल इज सफरिंग फ्रॉम? मायोपिया से। किससे सफर कर रही है बेटा? मायोपिया से सफर कर रही है, क्योंकि उसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा। तो उसने क्या करा? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस किसकी होती है? मायोपिक आई की। किसकी? मायोपिक आई की। अच्छा विच लेंस कैन बी यूज्ड? जोया का। जोया, तो जोया भी रास्ते में आई नहीं। जोया की कहानी यहां से शुरू हो रही है। हाउएवर हर फ्रेंड जोया sits on the last bench because she finds it difficult to see the text written on the blackboard from the first bench. बड़े अतरंगी से दोस्त है, एक को दूर का नहीं दिख रहा, पीछे से नहीं दिख रहा, एक को आगे से नहीं दिख रहा, तो आगे वाली पीछे बैठ गई, तो उसको कौन सी डिफेक्ट है? हाइपरमेट्रोपिया है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कौन सा लेंस पहनेगी? कॉन्वेक्स लेंस पहनेगी। वेरी गुड। और ये क्या होगा? मायोपिया। ये क्या होगा? मायोपिया। अच्छा, व्हाट आर द 2 पॉसिबल रीजंस फॉर द आई डिफेक्ट ऑफ हेजल? क्या हो सकता है? क्या छूट गया? लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट्स। कितने? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ये 3 मेजरली आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया एजिंग डिफेक्ट है, एज के साथ आता है, दोनों हो जाता है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया मिक्स कह दो अगर, तो उसे दूर का भी नहीं दिख रहा है, पास का भी नहीं दिख रहा है ना? बाइफोकल लेंस इस्तेमाल करना पड़ता है। What are the 2 possible reasons for the eye defect of Hazel? क्या 2 ऐसे पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं? इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, हाँ, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस मोटा रह गया, तो फोकल लेंथ छोटी रह गई, जल्दी मीट कर गए। और दूसरा शॉर्ट इलोंगेशन। वेरी गुड। व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन? वेरी गुड। एडजस्टिंग ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई with the help of eye lens ciliary as per the distance। समझ में आ गया? वेरी गुड। क्या है? इसी है यार, ये तो कुछ नहीं है। चैप्टर तो बहुत आसान चैप्टर होता है, ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर होता है। देखो कुछ ज्ञान की बातें भी लाए हैं तुम्हारे लिए, कुछ ज्ञान की बातें भी लाए हैं, क्योंकि आप सभी एक चीज करते हैं, मैंने नोटिस करा। आप क्या करते हैं? व्हाट यू डू, आप लोग एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस बने होते हैं वो आपको लगता है छोड़ने के लिए बने हैं, पढ़ने के लिए थोड़ी बने हैं। ये तो छोड़ने के लिए बने हैं सर, ये तो पढ़ते ही नहीं है। तो वहाँ बहुत एक अच्छा सेक्शन लगा हुआ था आई के बारे में। एक तो कि 2 आई की क्यों जरूरत है, सिंगल आई से कैसा दिखता है हमें? सिंगल आई से हमें 2 डायमेंशनल दिखता है। तो हाँ, अगर हमें दोनों आई से देखेंगे तो हमें 3 डायमेंशनल फील आती है। कैसी फील आती है? एक सेक्शन इसका भी बना है, वाई आई डोनेशन इज इंपॉर्टेंट। तो मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, एनसीईआरटी में लिखी हुई हर लाइन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो आई डोनेशन से रिलेटेड आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है। आई डोनेशन से रिलेटेड आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आई डोनेशन क्या है, कैसे होता है, कि किसी मृत शरीर से कितने समय तक हम आई को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कि क्या प्रोसीजर रहता है, कौन डोनेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कोई अगर इस डिजीज से सफर कर रहा है तो क्या वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, या एजिंग के हिसाब से आई डोनेशन सही है कि गलत है। ये छोटी छोटी नॉलेज आपको होनी चाहिए। हो सकता है केस बेस्ड में लिखा होता है पूरा पैराग्राफ, बट आप पहले से अगर प्रिपेयर्ड रहो तो आप उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो।
दिस इज द ओनली रीजन मैं इस क्वेश्चन को और इसका पूरा कटआउट आपके लिए लेके आया हुआ हूं। ये आपको एनसीईआरटी बुक में एज इट इज मिल जाएगा, जहां हर छोटी छोटी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। जैसे यहां तो केवल डाटा दिया है, क्या दिया है कि 35 मिलियन पीपल कहीं ना कहीं ब्लाइंडनेस के शिकार है, जिसमें से 4.5 पीपल कॉर्नियल डिजीज के शिकार है। और इस वो 4.5 मिलियन पीपल में भी 4.5 मिलियन के 60% की बात करें तो वो बच्चे हैं जो अभी भी 12 मतलब एज ऑफ 12 से भी छोटे हैं, मतलब ये 12 की उम्र भी नहीं क्रॉस करी अभी तक। तो ये आगे की बात है कि यार भाई गिफ्ट कर सकते हैं हम अगर हो तो। अगर यहां बात करें, ना एज ग्रुप ना सेक्स पे डिपेंडेंट है। पहली चीज, जरूरी नहीं है कि बंदा स्पेक्टिकल्स पहनता हो या कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ हो या कुछ और, जैसे कि कोई भी चीजें डोनेट कर सकता है अपनी आईज, ठीक है। और दूसरी बात, हु हैव डायबिटिक है कोई व्यक्ति, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, या आप बोले कम्युनिकेबल डिजीजेस है, वो भी डोनेट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है। फिर आगे और बात आई कि अगर ह्यूमन मतलब कोई पर्सन है जिसका डेथ हो गया है, तो तब भी 4 से 6 घंटे के अंदर अगर हम आई को एक्सट्रैक्ट कर ले तो वो यूज करी जा सकती है। समझ में आया? तो बेसिक नॉलेज मेरा कहने का मतलब मोटा मोटा होना चाहिए कि केस बेस्ड क्वेश्चन बन गया तो हम कैसे वहां जवाब दें, पहले से हमें थोड़ी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आया? क्या कह रहा है? लिस्ट 2 causes of hypermetropia, draw a ray diagram showing a hypermetropic eye, correction using suitable optical device 2020। करवा दिया अभी पीछे, करवा दिया ना, करवा दिया, कहां करवाया? पीछे करवा दिया, पीछे करवा दिया। लो भाई, प्रूवन मेरी तरफ से बातों से। अरे क्या हो रहा है? हाँ, ठीक है। A person is suffering from both myopia and hypermetropia. What kind of lens can correct this defect? Bifocal. Very good, beta. How are these lenses prepared? कैसे होता है? जैसे हम बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे, अच्छा ऐसे एकदम टेढ़ा थोड़ी होता है, ऐसे होता है ना? नहीं, कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे। ये तो गांधी जी का चश्मा लग रहा है ना, वो मतलब स्वच्छ भारत अभियान में आता है, जो यहाँ लिख देता स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ हाँ प्रमोट किया, वो तो अच्छी बात है, साफ सफाई करनी चाहिए। हम नहीं कर रहे क्या? हम नहीं कर रहे क्या? है फिर? अरे ये देखो, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, यहाँ लिख दो नहीं, अरे मैं कोई लाइन सोच रहा था यार, अब छोड़ो, तुमने कंफ्यूज कर दिया। अरे मैं तो पीडब्ल्यू के लिए कोई बढ़िया सी लाइन मारने, पंच मारने का मन कर रहा था, तुमने तो टोक दिया। यहाँ क्या लिखे? कॉनकेव, ये कॉनकेव होगा ना ऊपर, ये कन्वेक्स। छोड़ो, अब मैं कोई बढ़िया सी लाइन सोच रहा था, स्वच्छ भारत अभियान की जगह पीडब्ल्यू की कोई पंच लाइन बना देता इधर है। अब छोड़ो, अब छोड़ो। A person needs a lens of 3 diopter for correcting his near vision and negative 3 distance. Calculate the focal length of lens required to correct these। अरे पावर दे दी, 1/f कर देंगे। डायोप्टर को सेंटीमीटर में बदलना है तो कुछ मत करो, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, बहुत आसान है। एक ये क्वेश्चन है, अरे भैया आज की क्लास को यही करते हैं, एंड हमने क्या करा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करे जिनका प्रॉपर कनेक्शन हो सकता है हमारे आने वाले बोर्ड के पेपर में। और ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस घर में करते रहो, यहाँ लाते रहो, हम बैठे हैं, हमको परेशान करते रहो। तो ऑफलाइन में जब भी आपको जरूरत हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हमें कांटेक्ट करना है, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। होप आप लोगों को लेक्चर में मजा आया हो। मजा आया कि नहीं आया? अगर हमारे बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्या हम उन्हें अच्छे से कर लेंगे? नहीं कर लेंगे? तो इतना टफ पेपर ये होता नहीं है, मतलब चैप्टर है नहीं ना, इससे कोई टफ क्वेश्चन बनता है। तो अगले हम अब आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। अभी हमने ह्यूमन आई पढ़ा, तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर? होप आप लोगों को भी मजा आया हो। नहीं आया कोई दिक्कत बात नहीं है, हमारी कमियों को लिख दीजिए, हम उन कमियों में काम करेंगे
और नेक्स्ट लेक्चर और मज़ेदार बनाएंगे। तो सी यू देन, तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। चुस्त रहें, दुरुस्त रहें और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।